औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ सवालात उठाऊंगा आगे जाके और आपने उनके जवाब देने हैं कि हमारे पास एक है रिएक्शन, फिर उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैपेबिलिटीज़, दियर एबिलिटीज़ के फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ रिवर्स भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक कंप्लीट है, दूसरा रिवर्सिबल है, मतलब इनकम्प्लीट। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए हम लोग कंप्लीट रिएक्शंस को क्यों नहीं स्टडी करते, रिवर्सिबल रिएक्शंस को क्यों स्टडी करते हैं। बात समझे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ही क्यों स्टडी किए जाते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस क्यों नहीं स्टडी किए जाते केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आया नहीं यार? ये चीज़ आज सवाल इंशाल्लाह ताला पूछूंगा। अब अगर बंदा पूछ लेना कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट नहीं होते तो क्या बताना, बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचते और आपको एक मिक्सचर मिलता है किसका, रिएक्टेंट्स का, और आपको ना प्योर प्रोडक्ट मिलता है ना प्योर रिएक्टेंट मिलता है, मिक्सचर मिलता है एट द लास्ट, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने एम बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, हमारा एम क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शंस की उस स्टेज को समझना जहाँ जाके रिएक्शन मजीद आगे नहीं चलता। इस चैप्टर का एम ये है, याद आया मैंने एम की बात की थी, चैप्टर का नाम हमने ये रखा था। मैंने अभी आज आपसे पहले यही सवाल पूछा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है, कंप्लीट रिएक्शन की बात ही नहीं की। तो बात बेटा यही है कि कंप्लीट रिएक्शंस में जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ओकर ही नहीं होता, दोनों रिएक्शन रुक जाते हैं, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मतलब आपने कागज लाया बस राख बन गई वापस नहीं आया। क्लियर हुआ ना? ये कल हमने बात की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको मैंने कंसंट्रेशन से समझाया था और फिर बेटा हमने किससे समझा था, रेट से। मतलब कंसंट्रेशन ये मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझा दिया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आज नहीं बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एक रिएक्शन आपको गिवन होगा, आप फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ तक बात करें, कल बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। लेकिन यहाँ जड़ें मौजूद है लॉ ऑफ मास एक्शन की, यहाँ असल बात हो रही है लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्या कह रहा है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप खुद बताओ, आपको बता आपके पास रिएक्टेंट्स की मिकदार मैक्सिमम है। जब ये मैंने ये लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा कि जो आपके किसी भी रिएक्टेंट का, याद आया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखा था ना मैंने कल। ये लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा ही है जी। अब बेटा शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या ज्यादा ही होगा। ये ज्यादा होंगे ना, शुरू में ये ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मतलब ज्यादा। अब SO3 के तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है शुरू में, तो इसका रेट भी जीरो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो होगा। मतलब जो रिवर्स रिएक्शन है वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। फिर इनकी मिकदार कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, इनका रेट कम होता जाएगा, मिलने की रफ्तार। अगर इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो बेटा जरा गौर से देखना। अच्छा, जब रिएक्शन होता है ना तो ये आपके मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन की वजह से होता है। शुरू में आपको पता है जो कंटेनर है उसके अंदर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। मेरी बात समझ आई? इस पे भी R डाल देता हूँ और इस पे भी R डाल देता हूँ। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि कौन सी चीज़ें। जब इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी और रिएक्शन का मतलब क्या है, अगर इन्होंने कोलाइड किया तो फिर रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। कोलिजन नेसेसरी है, ज़रूरी है फॉर द रिएक्शन। अब जितने ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स होंगे R वाले, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब आस्ता आस्ता जब ये शुरू में तो बहुत ज़्यादा टकराएंगे आपस में, तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, आपको पता है रिएक्टेंट्स कम हो गए, ये टकराए प्रोडक्ट में चेंज हो गया। आस्ता आस्ता इनकी मिकदार कम होती जा रही, तो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन्स है वो भी क्या हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में जो है वो भी कम हो गया। और ये क्या, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका रिएक्शन की रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये मेरे बच्चों मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड पर समझाने की कोशिश की। एक वक्त आएगा कि इनकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन इस हद तक पहुंच चुकी होगी
कि जितने मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के आपस में मिलकर आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के मालिक्यूल टूट के आपको रिएक्टेंट्स देना शुरू कर देंगे एंड एट दिस स्टेज दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे और आपको लगेगा ना रिएक्टेंट्स की मिकदार तब्दील हो रही है और लगेगा रिएक्शन रुक गया, हालांकि रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन हो रहा होगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम रेट्स। प्रॉब्लम किसी को। ये दूसरी एग्जांपल थी हाइड्रोजन आयोडाइड की। क्लियर हुआ बेटा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कि आपके रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं और प्रोडक्ट आपस में डीकम्पोज होकर क्या कर रहा है, आपको रिएक्टेंट्स दे रहा है। और शुरू में ये रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। आज मैंने सारे पिछले लेक्चर को समराइज भी किया हुआ आगे। हम फिर वहाँ वही किसी एग्जांपल से आपकी बुक वाली से कि कहते हैं कंसीडर कीजिए क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर दी जाए एक सील्ड कंटेनर में। बेटा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सील्ड कंटेनर। ये उरूज बता दें, उरूज यहाँ पे सील्ड कंटेनर ही क्यों मेंशन किया जा रहा है? ओपन होगा तो नहीं होगा रिएक्शन। अगर मैं कंटेनर को किसी जगह यहाँ पे होल बना दूं, किसी तरीके से कंटेनर के किसी जगह पे हम होल बना दें या यहाँ बना दें तो क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा? यहाँ हमने होल बना दी तो क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा? जी अभी मैंने बात की है थोड़ी देर पहले, वो मैमन क्यों नहीं होगा? स्केप कर जाए। अगर आपको पता है कंसंट्रेशंस कांस्टेंट नहीं होंगी, जब तक कंसंट्रेशंस कांस्टेंट नहीं रहेंगी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स स्केप नहीं करना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, क्लोज्ड सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर सिस्टम ओपन होगा तो कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। क्लियर हुआ? समझ आया या नहीं आया? तो ये बेटा आगे कहता है इनिशियली अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। ये जो चीज़ हो रही है, अगर हो रही है, इसी चीज़ को बेटा अब हम थोड़ा सा डिटेल में भी आगे देख रहे हैं। तो ये बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इनिशियली क्या होता है, देयर इज नो SO3 इस कंटेनर में। SO3 है, SO2 ये है, ये O2 है, SO3 नहीं है ना। इनिशियली SO3 के मॉलिक्यूल्स की मिकदार 0 है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कोई नहीं है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कोई नहीं है बेटे। यहाँ देखो मिक्सचर मिल रहा है आपको, यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है और इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के का मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है ना बेटा? कुछ मिकदार रिएक्टेंट्स की होगी, कुछ प्रोडक्ट्स की होगी। तो शुरू में क्योंकि आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, रिवर्स रिएक्शन का रेट 0 है, फॉरवर्ड का हाई ड्यू टू द हाई कंसंट। अब क्यों है फॉरवर्ड का रिएक्शन जो रेट है वो हाईएस्ट क्यों है? यही पीछे वाले वो ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन है कि द हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है उनकी वजह से फॉरवर्ड का रेट मैक्सिमम होगा। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इनकी बढ़ती जाएगी, इनकी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उसी तनासुब से, उसी लिहाज से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम होता जाएगा। कोलिजन्स कम हो जाएंगे ना, कोलिजन से ज्यादा होंगे तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा? तो ये अब उसके बाद गया सिमिलरली अब ये रिवर्स रिएक्शन के बारे में बात होगी। अब बेटा जैसे जैसे SO3 के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू करेगा ना। पहले तो 0 थे, तो एज SO3 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 स्लोली डीकम्पोज। अभी देखो एक मॉलिक्यूल आया तो अभी उसके ज्यादा मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो एक ही टूटेगा ना। समझ आया? अभी रेट अब 2 हो गए हैं तो मतलब 2 टूटेंगे, रेट बढ़ता जा रहा है। एज लॉन्ग एज द क्वांटिटी ऑफ SO3 इज इंक्रीजिंग ऑन द सेम बेसिस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा? पुत्र बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? So decomposition rate of SO3 into SO2 and SO2 increasing. This means reverse reaction has begun. अब वो शुरू हो चुका। In this reaction SO3 acts as reactant and produces SO2 and O2 as the product. लेकिन होता रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है ना? रिवर्स में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स बनते हैं। सो द रिवर्स रिएक्शन इज दिस, ये रिवर्स है, वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है।
अब बेटा थोड़ा सा इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे इसका। कहते हैं एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। आगे वाली स्लाइड के ऊपर यही है बेटा। शुरू में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ SO2 plus O2 goes to what? SO3 2 molecules of SO and here should also be 2, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब नजर आ रहा है ये ग्राफ आप कह रहे हैं यार ये SO3 SO2 का ग्राफ जो है वो ऊपर से शुरू हो रहा है O2 का नीचे। बेटा इसके 2 मोल्स हैं, इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का भी ये ग्राफ आपस में कंपैरिजन कर रहा है कि इसके 2 मोल्स हैं, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन उससे कम है। समझ आया बेटा या नहीं आया? अब ये मिलना शुरू करेंगे और ये चीज SO3 बनना शुरू होगा। इसकी कंसंट्रेशन शुरू में 0 होगी, शुरू में इनिशियली देखो 0 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन में वो भी क्या होगा? 0 होगा। ये वो कह रहे हैं यहाँ एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। और देखो आस्ता आस्ता जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। समझ आया नहीं यार? आस्ता आस्ता ये देखो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जा रही है। तो जो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा यहाँ पे इनके दरम्यान में, हम यहाँ खुद ग्राफ बनाते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे हम यहाँ हम टाइम ले लें और यहाँ हम क्या ले लें? रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिवर्स का रेट है वो यहाँ से शुरू होगा और जो फॉरवर्ड का रेट है वो कहीं यहाँ से शुरू होगा। समझ आया नहीं यार? समझ आया? और एक वक्त आएगा, सॉरी मैंने लाइनें थोड़ी ज़्यादा ही अजीबोगरीब लगा दी। एक वक्त आएगा दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर सेम है। इट विल गो लाइक दिस हेयर, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ आते 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 मर्ज हो जाएगा इससे। और फिर ये स्टेज कौन सी स्टेज होगी? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? तो शुरू में जो SO3 की डिकम्पोजिशन का रेट है वो 0 है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन 0 है। जो SO2 और O2 के मिलने का रेट है वो मैक्सिमम है क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम। फिर उनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है। अब इस मुकाम पर पहुंचकर, इस लेवल तक पहुंचकर जो इसकी कंसंट्रेशन है देखो बेटा वो क्या हो गई है? वो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई। इनके कंसंट्रेशन भी देखो क्या हो गई है? ये भी कांस्टेंट होगी। समझ आया? अब ना ये इससे ऊपर जाएगा और ना ये इससे ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ और ये ना ये भी चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशंस जब इनकी कांस्टेंट हो जाए समझ लो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, रेट सेम हो चुका है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का। प्रॉब्लम किसी को तो ये आपकी बुक के ऊपर एक एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन की थी, आज हमने उसको भी समझ लिया। और किसी बच्चों के इस पर कोई प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते तो ये कह रहे थे एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। रिवर्स रिएक्शन आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू कर देगा। इवेंचुअली 2 रेट्स बिकम्स इक्वल। आखिरकार क्या होगा? ये दोनों को दोनों रेट्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। ये बढ़ना शुरू करेगा, वो घटना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिएक्टिव मासेस। प्रॉब्लम किसी को तो एट दिस स्टेज जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो यहाँ रेट बराबर होंगे तो SO3 डिकम्पोजेस टू SO2 एंड O2, मतलब जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसकी रफ्तार एज फास्ट एज SO2 एंड O2 कंबाइंड टू फॉर्म द SO3। मतलब एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो सेम हो जाएगी। एट दिस स्टेज रिएक्शन इज सेड टू हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम बेटा किसी? सो नो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। और ये कुछ वो जो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाया पीछे, ये था ना पीछे शक्ल, इसमें मैंने ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ मैंने आगे बनाया हुआ ये कि शुरू में जो आपका रिवर्स रिएक्शन होगा उसका रेट कम होगा और एक वक्त आकर दोनों बराबर हो जाए। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है? और ये काम तमाम रिएक्शंस में नहीं होता। ये काम तमाम रिएक्शंस में ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तक जितनी डिस्कशन चली है बेटा रिवर्सिबल के लिए याद रखना, अगर
अगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसकी एग्जांपल एक लिख देता हूँ कि आपने क्या किया, CH4 को रिएक्ट करवा दिया, नेचुरल गैस की बर्निंग है आपके घर में, भाई CO2 बन गई और पानी बन गया, वापस नहीं रिकम्बाइन करेंगे भी तो बड़ी मुश्किल से। इसके वापस आने की ये नहीं कि लाया नहीं जा सकता, लाया जा सकता है, लेकिन इसको रिवर्स करने की कंडीशंस, और है फॉरवर्ड की कंडीशंस कुछ और है, बैकवर्ड बैकवर्ड की कंडीशंस कुछ और है। द कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिवर्स, कंडीशंस फॉर दिस एंड कंडीशंस, या दिस मीन्स रिवर्स एंड कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आर आर डिफरेंट। डिफरेंट। सो देयरफॉर यहाँ तो बात ही नहीं होगी ना, रेट कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली अकर ही नहीं होते। जब दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेंगे तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आगे बेटा क्या डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। अब आप इस काबिल हो चुके हो ना कि मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता दूं, इतनी हमने डिस्कशन की है इसके ऊपर, तो ये डेफिनेशन आ गई जी। ये आपके पूरे चैप्टर का लबे लुबाब है जो आपने पढ़ना है कि स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बेटा, ये हालत है, तमाम हालत इक्विलिब्रियम की नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, कभी किस में जा रहा हो, बैकवर्ड में। मिसाल के तौर पर यहां बात कर लेते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बैकवर्ड आएगा, इसकी कंसंट्रेशन फॉरवर्ड आएगा। जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली होगी तो तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रुकेगा, मतलब हमें लगेगा रुक गया, अदरवाइज वो रुकेगा नहीं। समझ आया नहीं यार? तो ये स्टेट अटेन करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स का इक्वल हो जाना जरूरी है। समझ आया? A state of chemical reaction in which forward and reverse reactions are taking place at the same rate is called chemical equilibrium। ये आपके बुक की डेफिनेशन है। फिर बेटा पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है इक्विलिब्रियम की कि बेटे हो सकता है, जैसे यहां देखो मैंने अभी एक रिएक्शन पीछे लिखा कि आपने क्या किया, CH4 को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, क्या बन गया? क्या बेटा ये रिवर्स होगा? इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, रिएक्शन रुक गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं उनमें भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन वो स्टैटिक होता है। कहता है द रिएक्शन स्टॉप्स देन इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ आया नहीं यार? लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। दिस हैपेंस in the physical phenomena, for example a building remains standing। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बिल्डिंग है जी, हवा का प्रेशर उसे नीचे दबा रहा है, इधर से भी हवा दबा रही, इधर से भी दबा रही। समझ आया नहीं यार? लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं, उस पर डिफरेंट साइड से फोर्सेज लग रही होती हैं, तमाम साइड से फोर्सेज लग, जमीन इसको ऊपर पुश कर रही। क्लियर है? इन तमाम फोर्सेज के ज़ेरे असर आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है या जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है बेटा, वो क्या है? जीरो है। ये इक्विलिब्रियम में है और ये रेस्ट पे है, ये मोशन की स्टेट में नहीं है। सो दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कहता है फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, क्योंकि सारी फोर्सेस जो एक्ट कर रही होती हैं आपकी बिल्डिंग पे वो बैलेंस हो चुकी होती। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड दिस इज फ्रॉम द केमिकल वर्ल्ड। बात समझ आ गई या नहीं आया बेटा? जो आपके कंप्लीट रिएक्शन है वहां पे भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। फर्क क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में और कंप्लीट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में? फर्क कहां पे आता है कि दोनों के की नेचर डिफरेंट है। एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है। फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा, और दोनों नहीं रुकेंगे, दोनों इक्वल रेट्स पे होते रहेंगे। ये नीचे वाली स्टेट है कि द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकते नहीं है, रिएक्शन रुकते ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम, सिर्फ रेट्स बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल।
to each other, but reactions take place in the opposite directions. This is the dynamic equilibrium. डेली लाइफ से क्या एग्जांपल देते हैं? वो पैराशूट से एक बंदा नीचे गिरता हुआ देखा, नहीं देखा? हाँ बेटा, बच्चों बोलो तो सही। वो पैराट्रूपर जब नीचे आ रहा होता है, ये रस्सियां आ रही हैं उसके साथ, जो भी है, ठीक है बेटा, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ना इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है ना डिक्रीज हो रही होती है। जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट है वो क्या होता है? जीरो। ये मूव कर रहा है, रेस्ट पे नहीं है। क्या सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पैराट्रूपर इज जीरो, बट द मोशन इज नॉट जीरो, द वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज मूविंग। दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी मोशन में और इक्विलिब्रियम में हमें तो ये करना ना कि नेट फोर्स जीरो होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। वेलोसिटी कुछ भी रहे लेकिन कांस्टेंट रहे। समझ आया नहीं यार? तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड है, और ये बेटा जो है फ्रॉम द केमिकल वर्ल्ड। मैंने आपको जो पीछे हमने एग्जांपल्स की हैं, आपका नाइट्रोजन का मिलना, हाइड्रोजन का मिलना, या सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिलके आपको सल्फर डाइऑक्साइड दे देना, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं बेटा? बट फ्रॉम द केमिकल वर्ल्ड। प्रॉब्लम किसी को? लो जी, मैक्रो पूरे के पूरे 4 लेक्चर्स का निचोड़ कि हमने जितनी बात की है वो किसके बारे में की? अब बेटा याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम की ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। अब जरा थोड़ा सा इसको भी मैं अपने बच्चों पे वाज़ेह कर दूं कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी को थोड़ा बहुत पता हो? जी बेटा, गुड हो बेटा। दोज प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्वेबल और विच कैन बी सीन, समझ आया? विच आर विजिबल टू द नेकेड आई, विच आर टू द नेकेड आई या नेकेड आई जी, आर कॉल्ड बेटा व्हाट? मैक्रो स्कोपिक प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू वांट टू से? आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्वेबल बाय द नेकेड आई। क्लियर है या नहीं जी बेटा? क्लियर है या नहीं? यस, गुड है। अब देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिस्टम क्लोज है ओपन है, होल होगा आपको नजर आएगा ना। तो बेटा पहली बात हैमन, गौर करो बच्चे, गौर करो, बहुत बुरी बात। तो यहां पे बात हो रही है, पहली बात जो आपका इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक है। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि एस्टैब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन द क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में कभी भी आपको इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अब ये क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन है, द सिस्टम क्या? द सिस्टम इन विच कैन नीदर लीव नॉर एंटर द सिस्टम। क्लोज सिस्टम होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। कहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, डायनामिक होता है इन नेचर। ठीक है भाई? Forward and reverse reaction keep on taking place in the opposite directions, but at the same rates. Problem किसी को? No. At equilibrium, the amount or the concentrations of the reactants and the products do not change. मतलब rates equal हैं तो concentrations constant हो जाती हैं, लेकिन rates zero नहीं होते। Even physical property like color, like the density remain same. ये भी same रहते हैं, change नहीं होते। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल। अब मैंने पीछे बात की थी, आपको पिक्चर्स दिखाई थी कि बेटा चाहे आप इधर से शुरू कर लो, चाहे आप दूसरी साइड से शुरू कर लो, इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो, पहुंचना आपने यहाँ पे है। तो इसी पॉइंट को उन्होंने आपके इस पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड फ्रॉम आइदर वे,
whether you are starting from the reactants or you are starting from the products, you will have at the last a mixture of the reactants and the products. Problem. No. An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. अब देखो बेटा, वापस चलते हैं जरा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हालत देखो, इस हालत में आपका कोई टेम्परेचर होगा नहीं होगा? जब ये कंसंट्रेशन फिक्स हो चुकी हैं, ये वाली लाइन की कंसंट्रेशन, ये वाली कंसंट्रेशन, समझ आ रहा है ना? पर ये वाली कंसंट्रेशन जब फिक्स हो चुकी हैं तो बेटा जी बात जरा गौर से सुनना, जब कंसंट्रेशन फिक्स्ड हैं तो किसी खास टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी होगा और कंसंट्रेशन भी है। अब अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो SO2 की, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन को यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को दोबारा से अपने आप को उस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा जहां पर दोबारा ये कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? मतलब कंसंट्रेशन जो है उनकी रेशियोज के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये उसने लाजी पॉइंट था कि अगर आपने किसी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो या आप कंसंट्रेशन को चेंज कर दो तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। यही ली चटलियस प्रिंसिपल है, यही ली चटलियस प्रिंसिपल है। और इसी के जरिए से आप लोग क्या करोगे? अपने मतलब की चीज जो है अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में तैयार करवा लोगे। ठीक है बेटा? तो ये अब हम लोग यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई? ऐसा क्यों है? तो आपको पता है फॉरवर्ड ये केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, समझ आया? कोई टीचर पूछ ले, इसका मतलब आपको आना चाहिए, बस कोई पूछे ना पूछे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर है। क्यों? आपको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक बिकॉज द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करते। The individual molecules keep on reacting continuously at the same rate, but there is no change in the actual amounts of the concentrations of the reactants and the products at this stage, and this is the dynamic equilibrium. This means concentrations जो है वो constant रहती हैं, लेकिन at the equilibrium rates जीरो नहीं होते, वो सेम हो जाते हैं, वो जो भी हो। ठीक है बेटा? ये आपके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज का कुछ मैक्रोस्कोपिक कंपैरिजन है कि आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन क्या? रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, और आपका रिवर्स रिएक्शन क्या? आपके रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स आपस में मिलेंगे और रिएक्टेंट्स बना देंगे। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? अभी मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि आगे आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ रही है और आपसे कहा जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखो, बैकवर्ड भी लिखो। तो वहाँ बेटा आपने याद रखना कि फॉरवर्ड जो आपकी इक्वेशन है ना, उसमें जो लेफ्ट टू राइट होगा वो फॉरवर्ड है, जो राइट टू लेफ्ट होगा बैकवर्ड है, वो आपने दोनों लिख देने हैं हेडिंग देके। ठीक है बेटा? इनिशियल स्टेजेस पे आपको पता है किस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है? फॉरवर्ड की। समझ आया नहीं आया? चौथा पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट है कि इनिशियल स्टेजेस पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो मैक्सिमम होता है और जो बैकवर्ड है वो लो होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड है वो क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है, और जो बैकवर्ड है वो स्पीड अप हो जाता है। ये इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी। ये आप बेटा आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ गई है, एग्जाम्पल है आपकी। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज जो आपने करनी है, तो कहता है राइट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। खुद बताओ, लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो NO प्लस O2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये फॉरवर्ड। ये लिखा स्ट्रेटजी बता रहे हैं, द रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड, लिख दो, ये लिख दिया। हेडिंग दी, सोल्यूशन लिखा, हेडिंग दी, फॉरवर्ड की हेडिंग दी, NO प्लस O2 गिव्स यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द फॉरवर्ड। रिवर्स की हेडिंग दी, लेफ्ट टू राइट लिख दो, मतलब लेफ्ट टू राइट है, लेकिन आप क्योंकि इक्वेशन लिखने जा रहे हो ना, तो जो आपका रिवर्स रिएक्शन है बेटा उसमें आपका रिएक्टेंट तो ये है, तब आपने यही लिखना पहले। समझ आया नहीं यार? रिएक्टेंट तो यही है ना, नहीं समझे? रिवर्स रिएक्शन में काम कहाँ से शुरू हो रहा था? यहाँ से, तो आपने इसी को पहले लिखना। आप पूरी इक्वेशन लिख रहे हो ना, एक फुल एडेड आ रहा है ना, तो फिर आपने ये बताना ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट से शुरू होता है, रिएक्टेंट पे जाके खत्म हो जाता है। ये बेटा आगे आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने करनी है,
सो लिख लोगे ना, एक अमोनिया की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, मतलब ये वाला जो है मैं बता दूं या कर लोगे? कर लेंगे। यहाँ से यहाँ जाए तो फॉरवर्ड है, यहाँ से यहाँ बैकवर्ड। तो बेटा इसी के साथ आज कुछ क्वेश्चंस आपको मजीद दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमने 4 लेक्चर्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा समझ लिया। ये तो अब आप मुझे रिस्पांस देंगे कल। ये आपको तकरीबन को मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कल आपने इनके जवाब तलाश करके आने हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार इन सवालों के जवाब आपको दिए हैं बेटा। अब मैं चेक करता हूँ कि आपने ये बार बार बताने से भी कुछ सीखा या नहीं सीखा। पहले क्या, वाई वी आर डिस्कसिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या जरूरत है केमिकल इक्विलिब्रियम को, क्यों कर रहे हैं हम। उसके बाद वाई आर, जवाब क्लिक किया नहीं किया, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग क्यों डिस्कस करें। सवाल, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, वाई आर रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल, सारे रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं है। समझ आ गया नहीं आया? पॉइंट पे किया, कंडीशंस है ना, बात समझ गए, वेरी गुड। मैं बता दूं अब, मतलब फॉरवर्ड की कंडीशन और बैकवर्ड की कंडीशन सेम नहीं है तमाम रिएक्शंस के लिए, समझ आ गया ना। तो वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट ना, अभी मैंने बताया था रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते, क्योंकि यार चैप्टर का नाम है बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैश, आई डोंट नो व्हाट, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हाई, कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है तो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस है वो ना बढ़ती हैं और ना घटती हैं। इसकी क्या वजह? गुड, शाबाश, समझ आ गया ना बेटा। और व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्टडीड फॉर स्टडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस ही को क्यों डिस्कस किया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम इन्हीं में एस्टैब्लिश होता है दूसरों में, और इसी की वजह से उनमें भी होता है लेकिन वो स्टैटिक है, इनमें होता है वो डायनामिक है। उसकी वजह से हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में नहीं मिलता। वहां पे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। और इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ द रिएक्शंस, नो द मैथमेटिक्स विल स्टार्ट। अभी पीछे डिस्कशन थी, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बात है, इन्हीं चीजों के बेसिस पे कल हम बात करेंगे व्हाट इज एक्टिव मास। अभी तक मैंने पीछे अगर डिफाइन किया भी है तो प्रॉपरली नहीं किया। फिर बेटा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन एट द लास्ट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन का जवाब आपको एक लॉ दे देगा, और उसी लॉ के बेसिस के ऊपर हमारा तकरीबन पूरा चैप्टर ही मुक जाना है। हमने उसी की बेसिस पे इक्वेशंस लिखनी है, उसी की बेसिस पे कैलकुलेशंस करनी है, उसी की बेसिस पे हमने प्रेडिक्शंस करनी है, उसी की बेसिस पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? शाबाश। तो बेटा अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं लेक्चर खत्म करते हैं, आपके सामने स्लाइड्स कर दूंगा, लिख लेना। तो बेटा कोई बात दुराना लेक्चर मेरे बच्चों को बुरी लगी हो बेटा, आपसे माजरत। सबसे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।